क्या गुजराती बम्बई के मूलवासी हैं? इस प्रश्न की सभी बारीकियों पर हमें विचार कर लेना चाहिए। यदि वे मूल निवासी नहीं हैं, तो फिर वे बम्बई में कैसे आए? उनकी संपत्ति का स्रोत क्या है? कोई गुजराती इस बात का दावा नहीं करेगा कि गुजराती लोग बम्बई के मूल निवासी हैं। यदि वे यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, तो फिर बम्बई में आए कैसे? ठीक पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों, डचों और अंग्रेज़ों की तरह ही साहस दिखाते और जोखिम उठाते हुए उन्होंने रास्ता तय किया और वे यहाँ घुस आए। वे हर प्रकार का खतरा उठाने को तैयार थे। इतिहास इन प्रश्नों के जो उत्तर देता है वे पूरी तरह स्पष्ट है। गुजराती स्वेच्छा से मुंबई नहीं आए थे। उन्हें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर आड़तिया बनाकर यहाँ लाए थे। वे यहाँ लाए गए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी और अपना व्यापार चलाने के लिए उन्हें आड़तियों के रूप में सूरतिया बनियों का अच्छा अनुभव हो गया था। तो गुजरातियों के बम्बई प्रवेश की कहानी की यहाँ से शुरुआत हुई। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि गुजराती लोग अन्य व्यापारियों के साथ खुली और समान स्तर की प्रतियोगिता के आधार पर व्यापार करने के लिए बम्बई नहीं आए थे। वे तो केवल उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों के रूप में यहाँ आए थे जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से व्यापार करने के लिए कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे। उन्हें बम्बई लाने के प्रस्ताव पर पहली बार सन 1671 में सूबेदार यानी कि गवर्नर अंगियर ने विचार किया था। यह तथ्य गजेटियर ऑफ बॉम्बे टाउन एंड आइलैंड खंड 1 में इस तरह वर्णित है। बम्बई के लाभ के लिए एक और योजना जिसमें गवर्नर अंगियर ने खुद रुचि दिखाई है, यह है कि सूरत के बनियों को लाकर बम्बई में बसाया जाए। लगता है कि महाजनों ने अर्थात सूरत के बनियों बिरादरी वालों ने बम्बई आने के खतरे को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेषाधिकार पाने का आश्वासन मांगा हो। कंपनी सरकार ने महाजनों के इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी हो। 10 जनवरी को सूरत काउंसिल ने कंपनी को लिखा, महाजन या बनियों की मुख्य काउंसिल आपके उस कृपापूर्वक उत्तर से बहुत संतुष्ट लगी जिसे आपने सैमसन जहाज से भेजी गई उनकी याचिका के उत्तर में भेजा था। इस याचिका में बम्बई आने से संबंधित विशेषाधिकारों की मांगों का उल्लेख था। ऐसा लगता है कि वे फिर एक बार आपको तकलीफ देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने आपके आड़तिये भीमजी पारेख से आपको पत्र लिखवाया है जिसमें उन्होंने अपनी यह इच्छा व्यक्त की है कि आपके हस्ताक्षरों और मोहर लगाकर उन्हें ये विशेषाधिकार प्रदान किए जाए। इन विशेषाधिकारों को पाने के लिए उन्होंने अपने पत्र में एक कारण भी दिए हैं। उनका यह पत्र आपकी अन्य डाक के साथ फाल्कन नामक जहाज से भेजा जा रहा है। वे विशेषाधिकार क्या थे जो उन गुजराती बनियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से मांगे थे? दीव शहर के नीमा पारेख नाम के किसी प्रसिद्ध बनिये की निम्नलिखित याचिका से उनका कुछ स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। माननीय कंपनी से अनुरोध है कि वह उसे घर बनाने या भंडार घर खोलने के लिए इस कस्बे में या इसके आसपास बिना किराए के अपने विवेक के अनुसार जमीन आवंटित करने की कृपा करे। उसे और ब्राह्मणों को उनकी जाति के अन्य लोगों के साथ यह सुविधा प्रदान की जाती है कि वे अपने अपने घरों में अपने धर्म के अनुसार बिना किसी बाधा के आचरण कर सकेंगे। अन्य किसी भी व्यक्ति को उनसे छेड़छाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। किसी भी अंग्रेज, पुर्तगाली या किसी भी ईसाई अथवा मुसलमान को उनके परिसर में बसने की अथवा वहां किसी जीवित प्राणी का वध करने की या उन्हें किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की या उनका अपमान करने की अनुमति नहीं होगी। और यदि कोई उनके परिसर में ऐसा करते पाया गया और सूरत के गवर्नर को या बम्बई के डिप्टी गवर्नर को तत्संबंधी शिकायत मिली तो अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्हें अपने रीति रिवाजों के अनुसार मृतक का शवदाह करने की छूट होगी। शादी ब्याह के मौके पर सभी रस्में पूरी करनी दी जाएंगी।
तथा किसी भी उम्र के व्यक्ति को या स्त्री पुरुष में से किसी को किसी भी शर्त पर जबरन ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकेगा और न ही उनकी मर्जी के खिलाफ बोझा ढोने को बाध्य किया जाएगा। उसे और उसके परिवार को निगरानी और रखवाली से संबंधित सभी प्रकार के कर्तव्यों से मुक्त रखा जाएगा। न तो कंपनी और न ही गवर्नर, डिप्टी गवर्नर या परिषद या और कोई व्यक्ति किसी भी बहाने से उसे निजी या सार्वजनिक कार्यों के लिए रुपया उधार देने को बाध्य नहीं कर सकेगा। यदि उसके या उसके वकील या मुख्तार या उसकी जाति के बनियों और उस द्वीप में रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी प्रकार का मतभेद या कानूनी तौर पर कोई मुकदमा उठ खड़ा हो तो गवर्नर या डिप्टी गवर्नर उसे या उनको सार्वजनिक तौर पर गिरफ्तार करने, अपमानित करने या जेल भिजवाकर ठेस नहीं पहुंचाया जाएगा। ऐसा करने से पहले उसे कारण बताते हुए उचित नोटिस देना होगा और उसके या उनके साथ ईमानदारी और सदाशयता पूर्वक न्याय करने का आश्वासन देना होगा। यदि उसके या उसके मुख्तार और उसकी जाति के किसी भी बनिए के बीच कोई विवाद उठ खड़ा होता है तो उन्हें इस बात की स्वतंत्रता होगी कि कानून की शरण में गए बिना वे परस्पर मिलकर उस मामले को निपटा लें। उसे अपने जहाजों या जलयानों में व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी। यदि वह ऐसा कोई माल अधिक मात्रा में तट पर लाता है जिसे वह 1 साल की अवधि में उस द्वीप पर न बेच सके तो उसे सामान को बिना कस्टम चुकाए ही उसके मनपसंद पत्तन तक ले जाने की छूट होगी। यदि कोई व्यक्ति उससे ऋण ले और अन्य बनियों से भी ले ले और किसी कारण से सारा उधार चुकाने की स्थिति में न हो तो अन्य बनियों की तुलना में ऋण उगाहने के उसके अधिकार को तरजीह दी जाएगी। यदि युद्ध छिड़ जाए या कोई अन्य प्रकार की विपत्ति आ जाए जिससे उनको नुकसान पहुंचने की संभावना हो तो ऐसी स्थिति में वह अपने गोदाम, संपत्ति और परिवार किले में सुरक्षित रख सकेगा। उसे या उसके परिवार के किसी सदस्य को किले में या गवर्नर या डिप्टी गवर्नर के आवास में आने जाने की छूट होगी। उनका नागरिक तौर तरीकों से स्वागत सत्कार किया जाएगा। उनकी हैसियत के अनुसार उन्हें बैठने दिया जाएगा। उन्हें बिना किसी प्रकार की बाधा पहुंचाए मन मर्जी के अनुसार बग्गियों, घोड़ों या पालकियों और छतरियों का उपयोग करने दिया जाएगा। उनके नौकर चाकर और रक्षक तलवार या कटारे धारण कर सकेंगे। उनके साथ गाली गलौज नहीं की जाएगी, न मारा पीटा जाएगा और जब तक कोई अपराध न करे उन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता। यदि उनके बाल बच्चे या दोस्त किसी दूसरे पत्तन से आए तो उनके साथ भद्रता और आदरपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। उसे और उसके कानूनी प्रतिनिधि को नारियल, सुपारी, पान और अन्य कोई भी वस्तु खरीदने और बेचने की छूट होगी। सीमा पारे की याचिका को किस तरह निपटाया गया, इसे जानने के लिए बंबई के डिप्टी गवर्नर के दिनांक 3 अप्रैल 1677 के उत्तर को देखा जा सकता है, जिसकी पंक्तियां इस तरह थी। आदेशानुसार हमने सीमा पारे एक बनिए की याचिका में उल्लिखित मांगों पर विचार किया। यदि हम उन्हें ठीक से समझ पाए हैं तो हमें उन छूटों में से किसी प्रकार के पूर्वाग्रह की आशंका नजर नहीं आती। इन छूटों का उपभोग तो छोटे से छोटा व्यक्ति भी कर रहा है। पहली मांग को मानना सरल है क्योंकि कंपनी के पास काफी जमीन खाली पड़ी है। जो बनिए या अन्य लोग यहाँ बसने को आते हैं हमें उन्हें रोज ही खाली जमीन देते रहते हैं। जहाँ तक दूसरी मांग का संबंध है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके धार्मिक कृत्यों को पूरा करने की छूट मिली हुई है। उन्हें शादी विवाह की रस्में मनाने और भोज देने की अनुमति है। बनिए तो मृतकों के शवों को जलाते ही है, उनमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाती। हमने बनियों के घरों के पास किसी को न तो जीव हत्या की अनुमति दी है और न ही कोई व्यक्ति किसी के घर या परिसर में बिना उसके मालिक की इजाजत
घुस सकता है। लोगों को उनकी इच्छा के विपरीत ईसाई बनाने के लिए बाध्य करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया इसके औचित्य का प्रतिपादन करती है। न ही व्यक्ति को कोई उसकी इच्छा के बिना कार्य करने को बाध्य होना पड़ता है। कोई भी बनिया, ब्राह्मण, मूर या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति निगरानी रखने और रखवाली करने का काम करने को बाध्य नहीं है। इसलिए सीमा की इस मांग को माना जा सकता है।